फेल्ड स्टेट और एक रोक स्टेट में क्या डिफरेंस होता है, दोनों के मतलब क्या है, क्या दोनों सेम है या दोनों अलग अलग है। इस वीडियो में हम इन क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार फिर आपको पॉलिटिकल साइंस के हमारे ऑनलाइन कोर्स की जानकारी देना चाहूँगा। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के लिए और यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्जाम्स में पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 के लिए हमने पॉलिटिकल साइंस का एक डिटेल्ड और डेडिकेटेड कोर्स तैयार किया है। इस कोर्स में हम पॉलिटिकल साइंस के इन 7 यूनिट्स को कवर कर रहे हैं। ये 7 यूनिट्स कंबाइंड फॉर्म में और इंडिविजुअल कोर्सेज के फॉर्म में भी अवेलेबल है। इन कोर्सेज में एनरोलमेंट के लिए या इन कोर्सेज से रिलेटेड और अधिक जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। इंटरनेशनल सिस्टम में हम फेल्ड स्टेट उन स्टेट्स को कहते हैं, उन कंट्रीज को कहते हैं जिन कंट्रीज की गवर्नमेंट एक गवर्नमेंट के बेसिक फंक्शन को परफॉर्म करने में केपेबल नहीं होती। गवर्नमेंट किसी भी कंट्री की क्यों ना हो, कुछ ऐसे बेसिक फंक्शंस होते हैं जो कि एक गवर्नमेंट के द्वारा ही, एक स्टेट के द्वारा ही परफॉर्म किए जा सकते हैं। एक गवर्नमेंट तभी कहलाएगा, एक स्टेट तभी कहलाएगा जब इनके पास इन बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म करने की क्षमता होगी। ये बेसिक फंक्शंस क्या है? एक स्टेट का सबसे पहला और इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है टू बी एबल टू मेंटेन इट्स इंटरनल सॉवरेनिटी, अपनी आंतरिक संप्रभुता को बनाए रखने में केपेबल होना। इसी फंक्शन से रिलेटेड जो दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है to have the monopoly on the legitimate use of physical force within its border। देखिए, एक कंट्री के टेरिटरी के भीतर उस कंट्री की स्टेट, उस कंट्री की गवर्नमेंट सुप्रीम अथॉरिटी होनी चाहिए, सुप्रीम ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। मतलब लोगों के लाइफ को कंट्रोल और रेगुलेट सिर्फ स्टेट के द्वारा ही किया जाएगा। लोगों के लाइफ से रिलेटेड कलेक्टिव डिसीजंस सिर्फ स्टेट के द्वारा ही लिया जाएगा और लोग विलिंगली अपनी स्वेच्छा से स्टेट को ओबे करेंगे, स्टेट के द्वारा बनाए लॉज को, स्टेट के द्वारा लिए गए डिसीजंस को फॉलो करेंगे। अगर कोई स्टेट की अथॉरिटी को रेस्पेक्ट नहीं करता है, स्टेट के डिसीजंस और लॉज को फॉलो नहीं करता है, तो उनके अगेंस्ट फिजिकल फोर्स यूज करने की पावर सिर्फ और सिर्फ स्टेट के पास होगी। एक कंट्री के भीतर स्टेट के अलावा और कोई ग्रुप या कोई ऑर्गेनाइजेशन लोगों के ऊपर फिजिकल फोर्स या वायलेंस यूज करने की पावर को क्लेम नहीं कर सकता। देखिए, एक कंट्री के भीतर अगर एक स्टेट के पास ये क्षमता है कि स्टेट अपने सुपरमेसी को मेंटेन करके रख सकता है, स्टेट के पास ये क्षमता है कि स्टेट अपनी अथॉरिटी को मेंटेन करके रख सकता है, फिजिकल फोर्स को यूज करने के अपने मोनोपोली को मेंटेन करके रख सकता है, कंट्री की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को मेंटेन करके रख सकता है, कंट्री के भीतर लॉ एंड ऑर्डर, पीस एंड स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रख सकता है, कंट्री के भीतर रहने वाले लोगों को बेसिक एमिनिटीज जैसे इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, हेल्थ केयर सर्विस, एजुकेशन प्रोवाइड कर सकता है, कंट्री के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमी को मेंटेन करके रख सकता है, तो फिर वो स्टेट एक सक्सेसफुल स्टेट कहलाएगा। लेकिन एक फेल्ड स्टेट, एक सक्सेसफुल स्टेट, इस तरह के एक सक्सेसफुल स्टेट का जस्ट ऑपोजिट होता है। एक फेल्ड स्टेट में स्टेट के इन बेसिक फंक्शंस में से किसी भी फंक्शन को इफेक्टिवली परफॉर्म करने की क्षमता नहीं होती। एक फेल्ड स्टेट अपने इंटरनल सॉवरेनिटी को मेंटेन करके रखने में सक्षम नहीं होता। एक फेल्ड स्टेट अपने टेरिटरी को इफेक्टिवली कंट्रोल नहीं कर सकता, टेरिटरी में रहने वाले लोगों के लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकता। एक फेल्ड स्टेट डिसीजंस तो ले सकता है, लॉज भी बना सकता है, लेकिन इन डिसीजंस को, इन लॉज को इन्फोर्स करने की कैपेसिटी स्टेट के पास नहीं होती। कंट्री में गवर्नमेंट के सभी ऑर्गन्स मौजूद होते हैं, लेजिस्लेचर भी होता है, एग्जीक्यूटिव भी होता है, जुडिशरी भी होता है, लेकिन गवर्नमेंट के इन ऑर्गन्स के अथॉरिटी को कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता, रेस्पेक्ट नहीं करता। इसके अलावा एक फेल्ड स्टेट का जो सबसे डिस्टिंक्टिव फीचर होता है, जो कि एक स्टेट को फेल्ड स्टेट बनाता है, वो ये कि एक फेल्ड स्टेट के पास फिजिकल फोर्स को, वायलेंस को यूज करने की मोनोपोली नहीं होती। स्टेट की अथॉरिटी को चैलेंज करने वाले कई ग्रुप्स कंट्री में मौजूद होते हैं। ये सभी ग्रुप्स आर्म्ड ग्रुप्स होते हैं, इन सभी के पास इनकी प्राइवेट आर्मी होती है। ये ग्रुप टेररिस्ट ग्रुप्स हो सकते हैं, वॉरलॉर्ड्स हो सकते हैं, लोकल क्रिमिनल्स का गैंग हो सकता है, या कोई रेवोल्यूशनरी ग्रुप हो सकता है। कंट्री की अलग अलग टेरिटरी को और वहां रहने वाले लोगों को ये ग्रुप्स कंट्रोल करते हैं।
लेकिन खुद स्टेट का इन ग्रुप्स के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता। स्टेट इन ग्रुप्स के ऊपर ना ही किसी तरह के कोई कार्रवाई को करने में सक्षम होता है और ना ही स्टेट अपने सिटीजन्स को इन आर्म्ड ग्रुप्स, इन टेररिस्ट ग्रुप्स से प्रोटेक्ट करने में सक्षम होता है। इतना ही नहीं, एक फेल्ड स्टेट अपने सिटीजन्स को किसी भी तरह के बेसिक एमिनिटीज जैसे फूड, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हॉस्पिटल, स्कूल, एजुकेशन इन्हें प्रोवाइड करने में केपेबल नहीं होता। अभी तक ऐसी कई कंट्रीज हुई हैं जिन्हें हम एक फेल्ड स्टेट की तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इनमें से अधिकांश कंट्रीज सब सहारन अफ्रीका में ही मौजूद हैं, जैसे सोमालिया, रवांडा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, साउथ सुदान, सुदान, लाइबेरिया। ये कुछ स्टेट्स हैं जहां स्टेट का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक इंस्टीट्यूशन कोलैप्स कर गया है और इसलिए ये कंट्रीज स्टेट के अपने बेसिक फंक्शंस को भी परफॉर्म करने में केपेबल नहीं हैं और यही रीज़न है कि इन स्टेट्स को, इन कंट्रीज को हम फेल्ड स्टेट्स की कैटेगरी में रखते हैं। स्टेट फेलियर का कई रीजनल और इंटरनेशनल इम्प्लीकेशन होता है। एक फेल्ड स्टेट अपने नेबरिंग कंट्रीज के लिए रेफ्यूजी क्राइसिस को जन्म दे सकता है। जब एक स्टेट अपने सिटीजन्स के लाइफ को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता तो लोग अपने कंट्री को छोड़कर दूसरे कंट्रीज में मूव करते हैं और यहीं से रेफ्यूजी क्राइसिस इमर्ज करता है। एक फेल्ड स्टेट इंटरनेशनल क्राइम, टेररिज्म और इलीगल आर्म्स ट्रेड के लिए एक सेफ हेवन का काम करता है। मतलब इन इलीगल एक्टिविटीज के लिए फेल्ड स्टेट एक बेस्ट प्लेस होता है। इसके अलावा अगर किसी फेल्ड स्टेट में जेनोसाइड जैसा लार्ज स्केल ह्यूमन राइट वायोलेशन होता है तो इस तरह के जेनोसाइड और ह्यूमन राइट वायोलेशन को रोकने के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी इन पर्टिकुलर फेल्ड स्टेट्स में ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन के लिए बाध्य होती है। तो फेल्ड स्टेट या स्टेट फेलियर रेफ्यूजी क्राइसिस के साथ साथ ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन को भी ट्रिगर कर सकता है। नेक्स्ट है रोग स्टेट। रोग स्टेट को पराया स्टेट या बैकलैश स्टेट या आउटकास्ट स्टेट भी कहते हैं। अगर फेल्ड स्टेट एक ऐसे कंट्री को कहा जाता है जिस कंट्री की गवर्नमेंट अपने बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म करने में केपेबल नहीं होती है, अपने इंटरनल सॉवरेनिटी को मेंटेन करने में सक्षम नहीं होती है, तो रोग स्टेट हम वैसे कंट्री को कहते हैं जिस कंट्री को दुनिया की बाकी कंट्रीज इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी के लिए एक खतरे के रूप में देखती है, एक थ्रेट के रूप में देखती है और इसलिए एक रोग स्टेट को इंटरनेशनल कम्युनिटी से अलग करके, आइसोलेट करके रखा जाता है। यहां आपको एक बात के ऊपर ध्यान देना है कि एक रोग स्टेट एक फेल्ड स्टेट नहीं होता। ओके, एक रोग स्टेट एक फेल्ड स्टेट नहीं होता। स्टेट फेलियर एक स्टेट को इंटरनली और एक्सटर्नली वीक बनाता है। एक फेल्ड स्टेट वीक स्टेट होता है, लेकिन एक रोग स्टेट एक वीक स्टेट नहीं होता। खासकर मिलिट्री कैपेबिलिटी के टर्म में एक रोग स्टेट एक वीक स्टेट नहीं होता। एक रोग स्टेट में वो पोटेंशियल मौजूद होती है, वो क्षमता मौजूद होती है कि एक रोग स्टेट अपने एग्रेसिव, यूनिलैटरल और अनकोऑपरेटिव बिहेवियर से इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को डिस्टर्ब कर सकता है। क्योंकि एक रोग स्टेट में दुनिया के बाकी कंट्रीज को नुकसान पहुंचाने की क्षमता मौजूद होती है, पोटेंशियल मौजूद होती है, और क्योंकि एक रोग स्टेट का बिहेवियर इंटरनेशनल नॉर्म्स और रूल्स के अगेंस्ट होता है, एक रोग स्टेट का बिहेवियर एग्रेसिव और अनकोऑपरेटिव होता है, इसलिए दुनिया की बाकी कंट्रीज एक रोग स्टेट को दुनिया के पीस और सिक्योरिटी के लिए खतरा मानती हैं। अब क्वेश्चन है कि वो कौन कौन से स्पेसिफिक फीचर्स हैं या बिहेवियर्स हैं या एक्टिविटीज हैं जो कि एक कंट्री को रोग स्टेट बनाते हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि एक रोग स्टेट इंटरनेशनल नॉर्म्स और रूल्स को हमेशा वायोलेट करेगा। जनरली एक रोग स्टेट किसी इंटरनेशनल एग्रीमेंट का पार्ट नहीं होगा, लेकिन अगर एक रोग स्टेट को किसी इंटरनेशनल एग्रीमेंट में इंक्लूड किया भी जाता है तो वो स्टेट अपने इंटरेस्ट और अपने विश के अकॉर्डिंग कभी भी उस एग्रीमेंट को ब्रेक कर सकता है। एक रोग स्टेट के अनकोऑपरेटिव और एग्रेसिव बिहेवियर, अनकोऑपरेटिव और एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी के वजह से उसे किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर भी नहीं बनाया जाता और वो रोग स्टेट खुद भी किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर नहीं बनता।
इसके अलावा और भी कई ऐसे बिहेवियर्स हैं, कई ऐसे एक्टिविटीज़ हैं जो कि एक कंट्री को रोग स्टेट की कैटेगरी में लाकर खड़ा कर सकते हैं। जैसे एक कंट्री के द्वारा केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन को डेवलप किया जाना, या इंटरनेशनल नॉर्म्स और रूल्स के अगेंस्ट जाते हुए न्यूक्लियर वेपन बनाने की कोशिश करना, या क्लैंडस्टिन वे में चोरी छुपे न्यूक्लियर वेपन बनाने के टेक्नोलॉजी को और मटेरियल्स को दूसरे कंट्री से या दूसरे रोग स्टेट से खरीदना, लॉन्ग डिस्टेंस मिसाइल सिस्टम को डेवलप करना, टेररिज्म को या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस या टेररिस्ट ग्रुप्स को अपने कंट्री में स्पॉन्सर करना, उसके बाद दूसरे कंट्रीज खासकर अपने नेबरिंग कंट्रीज के टेरिटरी को इलीगली ऑक्यूपाई करने के लिए उन पर अनप्रोवोक्ड इन्वेजन करना। तो ये कुछ बिहेवियर्स हैं या एक्टिविटीज हैं जिन्हें हम रोग एक्टिविटीज कह सकते हैं। अगर कोई कंट्री इन बिहेवियर्स या इनमें से कुछ एक्टिविटीज को अपने फॉरेन पॉलिसी में डिस्प्ले करता है तो इंटरनेशनल कम्युनिटी के द्वारा उस कंट्री के लिए रोग स्टेट के टर्म को यूज किया जा सकता है। अभी के समय में नॉर्थ कोरिया ऑलमोस्ट इन सभी एक्टिविटीज को, इन सभी बिहेवियर्स को एग्जिबिट करता है, इसलिए इंटरनेशनल कम्युनिटी के द्वारा नॉर्थ कोरिया को एक रोग स्टेट की तरह रिकॉग्नाइज किया जाता है। लेकिन नॉर्थ कोरिया के अलावा और भी ऐसी कई कंट्रीज हैं जिन्हें रोग स्टेट कहा जा चुका है, जैसे अफगानिस्तान, क्यूबा, ईरान, इराक, लिबिया। इनमें से कई कंट्रीज हैं जो रोग स्टेट की कैटेगरी से बाहर आ चुकी हैं, लेकिन एक समय था जब इन कंट्रीज को भी रोग स्टेट माना जाता था। आपको यहाँ ये बात याद रखना है कि जब हम किसी कंट्री को रोग स्टेट कहते हैं तब हमारा मतलब उस कंट्री में रहने वाले लोगों के बिहेवियर से नहीं होता। हम उस कंट्री के लोगों को रोग नहीं कहते। रोग स्टेट में जो टर्म है रोग, ये टर्म उस कंट्री के टॉप मोस्ट लीडर्स के लिए यूज किया जाता है। ये टर्म उस कंट्री के लीडरशिप को डिनोट करता है। लेकिन ऑब्वियसली एक रोग स्टेट होने की वजह से एक कंट्री को जो डिसएडवांटेजेस फेस करने पड़ते हैं, ये डिसएडवांटेजेस मेनली उस कंट्री में रहने वाले लोगों को ही फेस करना पड़ता है। जो सफरिंग है वो सफरिंग आम लोगों को ही होती है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि एक पावरफुल कंट्री किसी दूसरे कंट्री के ऊपर अपने इन्वेजन को जस्टिफाई करने के लिए उस कंट्री के लिए रोग स्टेट के टर्म को यूज करती है और पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी को उस कंट्री के रोग बिहेवियर के लिए कन्विंस करने की कोशिश करती है। 2002 में जॉर्ज डब्ल्यू बुश के द्वारा ईरान, इराक और नॉर्थ कोरिया के लिए एक्सेस ऑफ ईविल टर्म का यूज किया जाना यूएसए के इन कंट्रीज के ऊपर, इन कंट्रीज के प्रति अपने एक्शन को जस्टिफाई करने का एक तरीका था। यूएसए की रीजनिंग थी कि क्योंकि ये कंट्रीज, ये एक्सेस ऑफ ईविल कंट्रीज एक रोग स्टेट है, इसलिए ये इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी के लिए खतरा है और इसलिए इनके अगेंस्ट, खासकर इराक के अगेंस्ट यूएसए का मिलिट्री एक्शन जस्टिफाइड है। अब क्वेश्चन है कि अगर इंटरनेशनल सिस्टम में ऐसी कंट्रीज हैं जो कि रोग स्टेट की कैटेगरी में आती हो तो इन कंट्रीज के साथ इंटरनेशनल कम्युनिटी डील कैसे करेगा। देखिए, रोग स्टेट से डील करने के दो तरीके हैं।